और ब्लैक एंड व्हाइट के इस G20 एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आपको G20 के इस ऐतिहासिक समिट का हर रंग दिखाएंगे। साथ ही यहां हुए राजनीति के हर दांवपेच का भी हम आपके लिए विश्लेषण करेंगे। और आज भारत ने G20 समिट के इतिहास में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, जब G20 के सभी देशों ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा बनाए एजेंडे पर अपनी सहमति जताई है। आज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर बिना रशिया का नाम लिए और बिना राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम लिए भारत ने इस मुद्दे पर बुरी तरह से विभाजित G20 देशों के बीच भी एक सहमति बना दी। अब सोचिए, एक तरफ इसी बैठक में रशिया और चीन मौजूद हैं और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस जैसे नेटो देश भी हैं, जो हर कीमत पर रशिया को नीचा दिखाना चाहते हैं। और फिर भी दिल्ली डिक्लेरेशन पर सभी देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। आज की एक और बड़ी उपलब्धि यह रही कि अब G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है और इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अपने ही देश में प्रधानमंत्री मोदी के बहुत सारे आलोचक ऐसे थे जो कई दिनों से मीडिया में यह बात कहते आ रहे थे कि यह G20 समिट फ्लॉप हो जाएगा और इसमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सारे आलोचकों को यह बता दिया कि वैश्विक राजनीति में अब वो एक बहुत ही कुशल खिलाड़ी बन चुके हैं। इसके बाद हम आपको आज के हाई प्रोफाइल डिनर में भी लेकर चलेंगे, जो भारत मंडपम में इस समय चल रहा है, जहां G20 देशों के नेता अपने परिवारों के साथ पहुंचे हैं और इस डिनर के लिए भी बहुत सोच समझकर भारतीय व्यंजनों का चुनाव किया गया है। खास बात यह है कि इस डिनर के मेहमानों को पान भी खिलाया जाएगा खाने के बाद, यानी सारे विदेशी मेहमान एक दिन के लिए भारत की संस्कृति में रंग चुके हैं। आज भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी करारा जवाब दिया है, जब G20 में एक नए इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा गया, जो चीन के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कड़ी टक्कर देगा। तो अगले 1 घंटे हम आपके सामने आज के दिन का हर रंग प्रस्तुत करेंगे और राजनीति के जितने दांवपेच आज चले गए हैं ये भी आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आज का यह दिन भारत के इतिहास में और G20 के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस समय दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष डिनर का आयोजन हो रहा है, जिसमें G20 के राष्ट्र प्रमुखों और प्रतिनिधियों के अलावा भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी हिस्सा ले रहे हैं। और यह डिनर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से आयोजित किया गया है और आज जब उन्होंने इस डिनर में मेहमानों का स्वागत किया तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ मौजूद थे। आप तस्वीरें देखिए। सबसे ज्यादा गर्व करने की बात यह है कि भारत मंडपम की जिस गैलरी में सभी नेताओं का डिनर के लिए स्वागत किया गया, वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी के पीछे जो आपने तस्वीर देखी, जो बैकग्राउंड देखा, आप देखिएगा दोबारा तस्वीरों में, वो बिहार की प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय की एक तस्वीर है। और यह वही नालंदा विश्वविद्यालय है जिसमें 12वीं शताब्दी के अंत में जिस पर मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने हमला किया था, इसमें आग लगवा दी थी। और उस समय इस विश्वविद्यालय में 90 लाख पुस्तकों का संग्रह था, जिसकी वजह से यह विश्वविद्यालय 3 महीनों तक आग में ऐसे ही धधकता रहा था। यह वही नालंदा विश्वविद्यालय है जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने पृष्ठभूमि में रखा है। यह देखिए, जहां स्वागत कर रहे हैं वो तमाम मेहमानों का
उसके पीछे जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो नालंदा विश्वविद्यालय की ही तस्वीर है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का यही इतिहास अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी बताया, और जो बाइडेन इस विश्वविद्यालय का इतिहास जानकर इतने हैरान हुए कि वो इस तस्वीर को बहुत करीब से देखने के लिए बहुत आगे तक गए। आप यहां देखिए, और उन्हें शायद विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भारत में किसी युग में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय था जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। ये तस्वीरें भी देखिए आप। प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं राष्ट्रपति बाइडेन को नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, उनके बीच में कुछ बातचीत भी हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति को बता रहे हैं, और यकीन मानिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी शायद नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा। वो उनको कह रहे होंगे कि हमने कैम्ब्रिज के बारे में तो सुना है, हमने ऑक्सफोर्ड के बारे में तो सुना है, बाकी दुनिया की जो बहुत प्राचीन यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में सुना है, लेकिन ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी बता रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, इसके बारे में तो हमने सुना ही नहीं। और इसमें राष्ट्रपति बाइडेन की गलती नहीं है। हमारे अपने देश में बहुत सारे लोगों को शायद नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी नहीं होगी। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के प्राचीन कोणार्क चक्र के बारे में राष्ट्रपति जो बाइडेन को ऐसे ही बताया था। जब सुबह प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत कर रहे थे, उस समय बैकग्राउंड में कोणार्क चक्र, जो सूर्य मंदिर का चक्र है, वो लगाया गया था, और उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इस चक्र के बारे में बताया था। और यह कोणार्क चक्र उड़ीसा के जिस कोणार्क सूर्य मंदिर में है, उस पर भी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ही अलग अलग समय में हमले किए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के मंच को भारत की इसी प्राचीन संस्कृति को दिखाने के लिए, इसे शोकेस करने के लिए इस तरह से इसका प्रयोग किया कि दुनिया के बड़े बड़े नेता हैरान हैं कि उन्हें आज तक इसके बारे में पता क्यों नहीं था। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मंशा क्या है, वो दुनिया को क्या बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया भारत को रीडिस्कवर करे, भारत की संस्कृति को पहचाने, भारत के प्राचीन इतिहास को जाने। यानी गुलामी के समय हमारे देश को भारत से इंडिया बना दिया गया, और अब प्रधानमंत्री मोदी इसे फिर से इंडिया से भारत बनाना चाहते हैं। आज दुनिया में जितने सम्मान के साथ ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया जाता है, उससे भी ज्यादा सम्मान एक जमाने में भारत के इस नालंदा विश्वविद्यालय का था, जिसकी स्थापना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 वर्ष पहले 5वीं शताब्दी में हुई थी, और दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट भी इसी नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। इसके अलावा यह दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहां कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया, पर्शिया और टर्की से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। और यह एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां 1500 वर्ष पहले 10,000 छात्र एक साथ पढ़ते थे। लेकिन 12वीं सदी में भारत में ऐसा विश्वविद्यालय देखकर बख्तियार खिलजी को हमारे देश से इतनी ईर्ष्या हुई कि उसने इस विश्वविद्यालय को ही नष्ट करवा दिया। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस G20 समिट के जरिए इस विश्वविद्यालय को इतने बड़े वैश्विक मंच पर लेकर आए हैं, जहां दुनिया फिर से हमारे देश के इस विख्यात और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के बारे में जान रही है, देख रही है। और सोचिए, इससे ज्यादा गर्व की बात किसी भी भारतीय के लिए और क्या हो सकती है। आज भारत ने G20 समिट के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है, जब G20 के सभी देशों ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा बनाए गए एजेंडे पर अपनी सहमति जताई। आज भारत इस समिट के जॉइंट डिक्लेरेशन पर सभी देशों के राष्ट्र प्रमुखों और प्रतिनिधियों के बीच पूरी तरह से सहमति बनाने में कामयाब हो गया। और ये जो हमारी कामयाबी है, ये जो उपलब्धि है, ये ऐतिहासिक है। इसे दिल्ली डिक्लेरेशन का नाम दिया गया है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर ये जॉइंट डिक्लेरेशन
इस समिट में पास नहीं होता तो इस समिट को उतना सफल नहीं माना जाता जितना हम उम्मीद कर रहे थे। तो इस दिल्ली डिक्लेरेशन को आप इस समिट का एक संयुक्त घोषणा पत्र भी कह सकते हैं, जिसमें इस संगठन के नेता यह बताते हैं कि वो अलग अलग विषयों और मुद्दों पर एक राय बनाने में सहमत हुए हैं या नहीं, इन सब लोगों की एक राय क्या बनी। और जैसा कि हम कल भी आपको बता रहे थे कि दुनिया भर से ये नेता यहां आए तो हैं, पूरे दिन इन्होंने बैठक की, कल भी करेंगे, लेकिन उस बैठक में हुआ क्या, उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा जो है वो इसी आउटकम डॉक्यूमेंट में है, नतीजा इसी जॉइंट डिक्लेरेशन में छिपा हुआ है। और अगर इन नेताओं के बीच एक राय बन जाती है तो यह समिट बहुत ही सफल माना जाता है, और अगर एक राय नहीं बन पाती है तो ये जॉइंट डिक्लेरेशन समिट में अगर पास नहीं हो पाता तो फिर हो सकता है ये समिट थोड़ा सा फीका नजर आता। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब जॉइंट डिक्लेरेशन बनाया जाता है तो उसमें से कई देश सहमत नहीं हो पाते हैं, फिर उसमें से अलग अलग उसकी भाषाओं को बदला जाता है, अलग अलग जो विषय होते हैं कई बार उन विषयों को ही पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है। और बहुत बार, जैसा हम आपको लगातार बताते रहते हैं, कि जरूरी नहीं है कि इतने सारे देश हर मुद्दे पर सहमत हो ही जाएं। आप खुद सोचिए, आपके परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं तो एक परिवार में भी किसी एक विषय को लेकर सारे लोग सहमत नहीं होते। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिनर इस समय चल रहा है वहां से धीरे धीरे हमारे पास कुछ तस्वीरें आती जा रही हैं। जैसे एक तस्वीर ये आई है जिसमें आप भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक के साथ बातचीत करते हुए देख सकते हैं। ये अब एक नई ताजा तस्वीर वहां से आई है। हालांकि इस डिनर में मीडिया मौजूद नहीं है, ना ही कोई कैमरे मौजूद हैं अंदर, सिर्फ बाहर जब स्वागत हो रहा था सिर्फ तभी तक की तस्वीरें इस समय हमारे पास उपलब्ध हैं। अब देखिए, भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक क्यों है और क्यों इसे, यानी इस दिल्ली समिट को, इस दिल्ली डिक्लेरेशन को ऐतिहासिक माना जा रहा है और G20 के सबसे सफल समिट्स में से एक इसे माना जा रहा है। बहुत सारे लोग तो यह भी कह रहे हैं कि आज तक का सबसे सफल G20 समिट है। और यह क्यों है? भारत के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि हमने बिना किसी देश को नाराज किए एक ऐसे जॉइंट डिक्लेरेशन पर सहमति बनाई जिसमें सभी देशों से जुड़े हुए मुद्दे मौजूद थे। और इनमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा युद्ध। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने पूरे G20 को ही नहीं, पूरी दुनिया को दो भागों में बांट कर रख दिया है। पूरी दुनिया एक ब्लैक एंड व्हाइट की तरह दो भागों में बटी हुई है। कुछ लोग रशिया के साथ हैं और कुछ लोग यूक्रेन के साथ हैं। अब भारत के सामने चुनौती यह थी कि उसे इस युद्ध पर व्यक्त किए गए विचारों पर सभी देशों के नेताओं की सहमति बनानी थी, जिसमें एक तरफ रशिया और चीन जैसे देश मौजूद हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के वो देश थे जो नेटो देशों का भी हिस्सा है, जो नेटो का हिस्सा है। और इस सब में भारत के लिए चुनौती यह थी कि रशिया और चीन जैसे देश ये चाहते थे कि इस युद्ध को लेकर ऐसे विचार और भाषाएं अपनाई जाए जो उनके खिलाफ ज्यादा सख्त ना हो। अब देखिए, जब इस पर पूरी चर्चा हो रही थी और यूक्रेन युद्ध को लेकर जो ड्राफ्ट बन रहा था उसमें यूरोपीय पश्चिमी देश और अमेरिका का कहना था कि इसमें जो भाषा है और ज्यादा सख्त होनी चाहिए, रशिया की आलोचना होनी चाहिए, व्लादिमीर पुतिन की आलोचना होनी चाहिए, हम इसे ऐसे कैसे जाने देंगे, इसमें और ज्यादा सख्त भाषा का प्रयोग कीजिए। अब सामने दूसरी तरफ चीन और रशिया भी बैठा है, वो सख्त भाषा को कैसे प्रयोग होने देंगे? वो क्या कहते हैं कि नहीं, हमारी बात सुनी जानी चाहिए, ये इस युद्ध के लिए यूक्रेन जिम्मेदार है, इस युद्ध के लिए तो नेटो देश जिम्मेदार हैं, इसलिए आप हमारे खिलाफ किसी भी सख्त भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। अब आप देखिए, दोनों जो पक्ष हैं वो अपने अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं। बीच में भारत है और भारत को सहमति बनानी है और भारत ने वो सहमति बना भी ली। अमेरिका और नेटो देशों की सोच ये थी कि इस युद्ध को लेकर जॉइंट डिक्लेरेशन में रशिया की कड़े शब्दों में आलोचना होनी चाहिए और उनके पक्ष को इस समिट में प्रमुखता से स्थान मिलना चाहिए। इसलिए भारत के लिए इन देशों के नेताओं से इस जॉइंट डिक्लेरेशन पर एक राय उन्हें करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन यह मुश्किल काम हमने ना सिर्फ आसानी से कर लिया, बल्कि भारत ने इसके जरिए एक ऐसी चीज की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत ने इस युद्ध को लेकर सभी देशों के बीच सहमति बनाते हुए
युद्ध को लेकर इसकी भाषा को ही बदल दिया। और मैं आपको बताऊंगा कि भारत ने डिप्लोमेसी जो की है वो एक अलग स्तर की है। तो मैं आपको बताता हूं कि आज क्या लिखा है इस आज के जॉइंट स्टेटमेंट में। तो G20 बाली लीडर्स जो डिक्लेरेशन था और G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, ये दोनों मैं आज अपने साथ लेकर आया। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि हमने क्या किया है। हमने लिखा है जो आज का जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें लिखा है कंसर्निंग द वॉर इन यूक्रेन, while recalling the discussion in Bali, we reiterated our national positions and resolutions adopted at the UN Security Council and the UN General Assembly. In line with the UN Charter, all states must refrain from the threat or use of force to seek territorial acquisition against the territorial integrity and sovereignty or political independence of any state. The use or threat of use of nuclear weapons is एडमिसिबल, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसमें देखिए बड़ी बात क्या है, इसमें यूक्रेन का नाम तो लिखा गया है, वॉर इन यूक्रेन कर दिया है, वॉर अगेंस्ट यूक्रेन नहीं है। पहला बदलाव तो ये किया गया है। दूसरी बात, इसमें रशिया का जिक्र एक बार भी नहीं किया गया है, इसमें व्लादिमीर पुतिन का जिक्र एक बार भी नहीं किया गया है। और इस रेजोल्यूशन से रशिया बहुत खुश होगा। व्लादिमीर पुतिन के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती है, उस दोस्ती की लाज बच गई, उस दोस्ती की इज्जत भी बच गई। अब व्लादिमीर पुतिन हमसे इनफैक्ट बहुत खुश होंगे कि हमने इतनी खूबसूरत जो रेजोल्यूशन है वो निकाला है जिसमें हमने रशिया की आलोचना नहीं होने दी, व्लादिमीर पुतिन की आलोचना नहीं होने दी। तो ये आज का जो डिक्लेरेशन है वो है जिसमें हमने इसको बहुत ही नर्म कर दिया है, बहुत ही टोन डाउन कर दिया है और इस युद्ध को रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध भी नहीं कहा है, यानी रशिया का तो इसमें नाम ही नहीं है। इसमें लिखा है वॉर इन यूक्रेन, यानी यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वो, अब वो कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब इसमें नहीं है। और फिर हमने आगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो यूएन जनरल असेंबली में जो चार्टर है और जो रेजोल्यूशन है उसका जिक्र कर दिया है। अब देखिए रशिया जो है वो खुद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य होने के नाते जो यूएन चार्टर है, जो यूनाइटेड नेशंस इनके बारे में कहता है, उससे रशिया कैसे अपने आप को मुक्त कर सकता है, वो तो रशिया को मानना ही पड़ेगा। तो भारत ने सीधा सीधा ये कह दिया कि देखिए जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन जनरल असेंबली का जो चार्टर है और जो प्रिंसिपल्स हैं उसको लागू होना चाहिए। अब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि रशिया तो खुद ही सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है। और दूसरी बात यह कि हमने इसमें रशिया की लाज बचा ली, लेकिन यूरोपीय देशों को और अमेरिका को सेटिस्फाई करने के लिए हमने यूक्रेन का नाम भी डाल दिया। अब देखिए बड़ी बात क्या है, अब आप G20 में बाली लीडर्स डिक्लेरेशन देखिए जो 2022 में G20 का समिट हुआ था, उसमें क्या लिखा था। उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, बहुत सख्त भाषा थी। देखिए अब क्या होता है, ये कहते हैं इसमें लिखा है कि ये जो G20 देश हैं, डिप्लोर्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स द अग्रेशन बाय द रशियन फेडरेशन अगेंस्ट यूक्रेन। अब समझिए इसको, ये कह रहे हैं डिप्लोर्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स द अग्रेशन बाय द रशियन फेडरेशन अगेंस्ट यूक्रेन। साफ साफ लिखा है कि रशिया ने यूक्रेन में अग्रेशन किया है, यूक्रेन पर हमला बोला है, यूक्रेन की जो सीमा है उसको तोड़ा है। और फिर आगे लिखा है एंड डिमांड्स इट्स कंप्लीट एंड अनकंडीशनल विड्रॉल फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन, कि हम ये मांग करते हैं कि रशिया जो है वो बिना शर्त तुरंत यूक्रेन से अपनी सेना को विड्रॉ करे, ये लिखा है। और मोस्ट मेंबर्स स्ट्रांगली कंडेम्ड द वॉर इन यूक्रेन एंड स्ट्रेस्ड इट इज कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग। तो ज्यादातर जो मेंबर्स हैं उन्होंने यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसकी कड़ी आलोचना की है। यानी ये जो अगर आप देखेंगे जो 2022 में जो बाली में G20 हुआ था, ये पूरी तरह से रशिया के खिलाफ था, पूरी तरह से व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ था। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसा लगता है इसको देखकर जैसे ये नेटो देशों ने इसको ड्राफ्ट किया हो। लेकिन भारत में जो आज इस बार हुआ है
वो इसका बिल्कुल उलट है। इसमें रशिया का जिक्र ही नहीं है। इस बार के जॉइंट डिक्लेरेशन में भारत इसे वॉर इन यूक्रेन यानी यूक्रेन में हो रहा युद्ध ये लिखने में कामयाब हुआ। और यह हमने तब किया जब वही अमेरिका और वही नेटो देश, वही यूरोप के देश, वही यूक्रेन के जो दोस्त हैं, वो सारे लोग इस समिट में मौजूद थे। एक तरफ रशिया और चीन मौजूद था और दूसरी तरफ ये सारे देश मौजूद थे, और फिर भी हमने सहमति बना ली। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पिछली बार बाली के जॉइंट डिक्लेरेशन में रशिया का नाम लेते हुए यह कहा गया था, जो कि मैं आपको पढ़कर सुना चुका हूं। ये देखिए, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप दोनों में देख पाएंगे तो देखिए, ये दोनों जॉइंट स्टेटमेंट्स हैं। तो कहां बाली में जो भाषा इस्तेमाल हुई थी और कहां अब दिल्ली डिक्लेरेशन में यह भाषा पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई। यह बहुत बड़ी भारत की आज की उपलब्धि है। दूसरी बड़ी उपलब्धि यह है कि इस जॉइंट डिक्लेरेशन में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के उस विचार को शामिल किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। इस जॉइंट डिक्लेरेशन में कुल मिलाकर जो कुल 83 पैराग्राफ्स हैं, इनमें समग्र विकास से लेकर ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट और बहुपक्षीय चर्चा के विचार को अपनाने का फैसला हुआ है। और इसमें आतंकवाद और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अपने प्रस्ताव पर भी भारत ने सारे देशों से सहमति बना ली है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने ही देश में प्रधानमंत्री मोदी के बहुत सारे आलोचक ऐसे थे जो कई दिनों से मीडिया में यह बात कहते आ रहे थे कि यह G20 समिट तो फ्लॉप हो जाएगा और इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन हो ही नहीं पाएगा। और क्योंकि दो बड़े बड़े नेता शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन पहले ही नहीं आ रहे, इसलिए यह समिट तो पहले से ही फ्लॉप हो चुका है। ऐसा हमारे ही देश के लोग कह रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा, आपको भी उसी फिल्म को देखने में मजा आता है जिसमें दिलचस्प मोड़ हो, जिसमें एक खलनायक हो और वो खलनायक लगातार साजिश करता रहता हो। तभी तो फिल्म देखने में मजा आता है, तभी तो कहानी बनती है और तभी आप क्लाइमेक्स तक उस फिल्म को देखते हैं। आपको वो मैच देखने में भी ज्यादा मजा आता होगा जो कांटे का मैच होता है, जिसमें बहुत कड़ा मुकाबला होता है। अगर वन साइडेड होता है तो आपको भी मजा नहीं आता। इसलिए ये जो G20 समिट हो रहा था, अगर आप इसे फिल्म मान लें तो इस फिल्म के जो खलनायक थे वो हमारे ही देश में बहुत सारे लोग थे जो बार बार ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि ये समिट तो फ्लॉप होगा, और वो यही चाहते भी थे। लेकिन ये जो समिट है ये तो सुपरहिट हो गया। ये आप ये समझिए कि एक जमाना था जब थोड़े दिन पहले लोग शाहरुख खान की फिल्म पठान के लिए कह रहे थे कि तो फ्लॉप होगी, फिर कह रहे थे कि जवान जो है ये फ्लॉप होगी। ये जो आज का G20 समिट है जो भारत में हुआ है, इसे आप ये समझ लीजिए, ये पठान और जवान फिल्म का दोनों को अगर आप मिला लें तो ये उतना सुपरहिट समिट आज का रहा है। और हुआ इसका उल्टा जो लोग सोच रहे थे, जो खलनायक थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सारे आलोचकों को यह बता दिया कि वैश्विक राजनीति में अब वो एक बहुत ही कुशल खिलाड़ी बन चुके हैं। वो नेता तो बहुत कुशल हैं ही, वो एक बहुत कुशल डिप्लोमेट भी हैं और वो जानते हैं कि विदेश नीति की जो निटी-ग्रिटीज होती हैं वो क्या होती है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार का G20 समिट अब तक का सबसे सफल समिट है और इसमें पिछले समिट की तुलना में सबसे ज्यादा काम हुआ है। आज के समिट में कुल 73 मुद्दों पर चर्चा के बाद सहमति बनी, जबकि पिछले साल इसी समिट में सिर्फ 27 मुद्दों पर सहमति बनी थी और 2021 में 36 मुद्दों पर, 2020 में 22 मुद्दों पर, 2019 में 13, 2018 में 12 और 2017 में जब जर्मनी में G20 का समिट हुआ था तब सिर्फ 8 मुद्दों पर ही चर्चा के बाद सहमति बनी थी। लेकिन भारत ने इस बार के समिट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 73 मुद्दों पर चर्चा की और इस पर सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों और नेताओं के बीच सहमति भी भारत ने बना ली। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं।
The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced and inclusive growth. It seeks to accelerate progress on SDGs and has come up with an action plan accordingly. It envisages a Green Development Pact for a sustainable future. It endorses high-level principles on lifestyle for sustainable development, voluntary principles on hydrogen, the Chennai Principles for a Sustainable and Resilient Blue Economy, and the Deccan Principles on Food Security and Nutrition, among others. First one is the outcomes which are focused on strengthening the MDBs to address shared global challenges of the 21st century. So under this strengthening MDBs, there are 4 key highlights that I'd like to bring to your notice. The first one is agreement on the need for a better, bigger and more effective MDBs. It is so necessary to have better, bigger and more effective MDBs because the developmental demands from all across the globe is so high, these institutions will have to be better and bigger. This has been the most ambitious presidency in G20's history ever because the number of outcomes it has, both the outcomes and the annexed documents are about 112, which is more than 2.5 times which has ever been achieved before. तो जो एक उपलब्धि है जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसे तो ये G20 समिट जो है ये 2 दिन का है, लेकिन खत्म होने से 1 दिन पहले ही इस जॉइंट डिक्लेरेशन पर, यानी जिसे आप दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन कह रहे हैं, इस पर सहमति बन गई और भारत ने इसे 1 दिन पहले ही यानी आज शाम को ही इसकी घोषणा कर दी, आज शाम को ही इसे रिलीज कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने स्मूथली, कितने अच्छी तरीके से काम हुआ है और इसके लिए जो इतनी हमारी जो टीम थी, जो भारत की तरफ से जो हमारे शेरपा थे अमिताभ कांत और उनकी जो पूरी टीम थी, उन्हें भी हमें बधाई देनी चाहिए क्योंकि वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे थे और इतने सारे देशों को एक साथ एक पेज पर लाना, एक राय उनकी बनाना आसान काम बिल्कुल नहीं है। महीनों तक इस पर काम हुआ है और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब अमिताभ कांत ने बाकी के देशों को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा चाहते हैं, तो ये कार्ड भी बहुत काम किया और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सहमति जो है इस कारण भी बन गई क्योंकि वो जानते थे कि प्रधानमंत्री मोदी इस सहमति को लेकर बहुत इच्छुक हैं और वो चाहते हैं कि ये सहमति इन मुद्दों पर बन जाए। और एक और बड़ी बात यह है कि वैसे भी भारत ने इस बार जो एजेंडा बनाया वो किसी ऐसी मंशा के साथ नहीं था कि किसी देश को नीचा दिखाया जाए, किसी देश का फेवर किया जाए, किसी के खिलाफ काम किया जाए। वो ऐसा एजेंडा था जो सबके काम का है, जो पूरी दुनिया के बारे में सोचता है, जो पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह लेता है। अब देखिए जो कल जो दूसरा दिन होगा G20 का, उसमें पहले ये सारे राष्ट्र अध्यक्ष कल सुबह सुबह राजघाट जाएंगे और उसके बाद 10:30 बजे से ये तीसरा सेशन जो है जिसका नाम है वन फ्यूचर, ये वन फ्यूचर नाम का जो सेशन है ये कल शुरू होगा। 10:30 बजे से 12:30 बजे तक सेशन 3 होगा कल, वन फ्यूचर। तो कल एक ही सेशन है और इस वन फ्यूचर नाम के सेशन के बाद फिर ये सारे नेता आपस में जो बायलैटरल्स हैं एक दूसरे के साथ मुलाकात करना है वो करेंगे और उसके बाद शाम तक ये सारे नेता जो हैं एक एक करके वापस अपने देश लौटना शुरू कर देंगे। अब इस बार का G20 समिट इसलिए भी बहुत ऐतिहासिक और खास है क्योंकि अब ये G20 से G21 हो गया है, क्योंकि आज भारत की ही पहल पर अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकी देशों का संघ G20 का स्थायी सदस्य बन गया है और अफ्रीकी देश इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का दिल खोलकर धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमें इतने बड़े मंच पर आने का मौका दिया। पिछले साल बाली में हुए G20 समिट के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात अफ्रीकी देश सेनेगल के राष्ट्रपति से हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसा लगता नहीं कि अफ्रीकन यूनियन को इस संगठन में सदस्यता मिल पाएगी क्योंकि इसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है और उन्हें लगता है कि यह हो नहीं पाएगा काम। लेकिन तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा था कि ऐसा होकर रहेगा और ये मोदी की गारंटी है। तो ये जो आप बार बार शब्द सुन रहे हैं ना आजकल, मोदी की गारंटी, तो मोदी ने उन्हें ये गारंटी दी कि मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अफ्रीकन यूनियन जरूर G20 में शामिल होगा
और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने पर सहमति हो गई है, बन गई है, तो और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के अध्यक्ष, जो कि अफ्रीकी देश कोमोरोस के राष्ट्रपति भी हैं, उन्हें बधाई देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने की बजाय खुशी में उन्हें सीधे गले ही लगा लिया। और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि भारत की ओर से और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अफ्रीका के देशों के लिए कितना बड़ा तोहफा है और यह भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। आप सबकी सहमति से तो देखिए, भारत में बैठे जो खलनायक हैं, जो लगातार ये साजिश रच रहे थे, जो लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे कि ये समिट फ्लॉप होगा और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे और दुनिया के इतने बड़े बड़े जो देश हैं वो सहमत नहीं होंगे और दिल्ली डिक्लेरेशन भी नहीं हो पाएगा, जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा और इसका कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि देखिए क्या क्या हुआ। अफ्रीकन जो यूनियन है वो G20 का सदस्य बना। इसके पीछे किसका हाथ है? प्रधानमंत्री मोदी की पहल है, उनकी एक नंबर की जीत। यूक्रेन वॉर पर हमने सहमति बना ली, यह हमारी दूसरी सबसे बड़ी जीत। दिल्ली डिक्लेरेशन पर पूरी तरह से आम राय के साथ सारे देशों के हस्ताक्षर करवा लिए, यह हमारी एक और इतनी बड़ी जीत। इसके अलावा भारत और मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कड़ी टक्कर देगा, वो हमारी कितनी बड़ी सफलता है। और ग्लोबल बायोफ्यूल्स को लेकर जो हमने एक नया अलायंस बनाया है, यह कितनी बड़ी सफलता है। तो ये तो 5 चीज अगर आप देख लें, यही ऐतिहासिक सफलता है भारत की और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम की। अब देखिए, जो अफ्रीकन यूनियन है, यह अफ्रीका के 55 देशों का संघ है, छोटा मोटा नहीं है, 55 देश हैं। और इस संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक साथ इन सभी 55 देशों का दिल जीत लिया है। अब देखिए, इनकी संख्या बहुत है, लेकिन ये गरीब देश हैं और गरीब देशों की होने की वजह से इनकी ज्यादा पूछ नहीं थी। G20 जैसे समिट में इन्हें बुलाया नहीं जाता था, कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें एक अलग से कुर्सी यहां पर दिलवा दी। और भारत के इस कदम से G20 का ऐसा विस्तार हुआ है जिसने इसे अब और भी ज्यादा समग्र बना दिया है। असल में अफ्रीका के इन 55 देशों में दुनिया की लगभग 14% आबादी रहती है और क्योंकि इनमें से ज्यादातर अफ्रीकी देश गरीब हैं, इसलिए वर्ल्ड GDP में इन देशों की हिस्सेदारी सिर्फ 3% है। आप तो जानते ही हैं, हर जगह पैसे का ही खेल है। अब इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए इन्हें कोई नहीं पूछता। लेकिन अब G20 का स्थायी सदस्य बनने के बाद अफ्रीका के गरीब देशों को एक ऐसा मंच मिलेगा और भारत की वजह से वो भी अमेरिका और यूरोप के इन बड़े बड़े विकसित देशों के साथ एक मंच पर बराबरी के साथ बैठकर अपनी मांगों को लेकर, अपने विकास को लेकर, अपने लोगों को लेकर चर्चा कर पाएंगे। इससे अफ्रीकी देशों को बहुत फायदा होगा और इसके लिए वो भारत के प्रयासों को कभी भी अब भूल नहीं पाएंगे और दूसरी तरफ भारत को भी इससे काफी फायदा होगा। अभी अफ्रीका के गरीब देशों पर या तो पश्चिमी देशों का प्रभाव रहा है या अब चीन इन देशों को कर्जा देकर उन्हें एक शाख की तरह निगलने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपको याद होगा, पुराने जमाने में जो साहूकार हुआ करते थे वो किसानों की जमीन हड़प लिया करते थे जब उन्हें वो पैसा उधार दिया करते थे। चीन बिल्कुल वैसा ही कर रहा है इन गरीब देशों के साथ। लेकिन भारत इन देशों के लिए अब एक ऐसा मित्र बन सकता है जिस पर ये आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं, जो कि इनकी जमीन को हड़पेगा नहीं। कोविड के समय में जब पश्चिमी देशों की कंपनियां, बड़ी बड़ी जो फार्मा कंपनियां हैं, अफ्रीका के गरीब देशों को कई तरह की मुश्किल शर्तों में उलझाकर उन्हें वैक्सीन देने के लिए ऐसे मुश्किल एग्रीमेंट्स पर साइन करवा रही थी, तब भारत ने अफ्रीका के 42 देशों को वन अर्थ वन हेल्थ के तहत भारत में बनी वैक्सीन भेजी थी। और भारत इन देशों में 5 सबसे बड़े निवेशकों में से भी एक है।
इसलिए अफ्रीकन यूनियन का इस संगठन में शामिल होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और अब ये G20 जो है अब G21 बन गया। तो आप कह सकते हैं कि आज का जो समिट था ये G20 का आखिरी समिट था। अगले साल से ये G20 नहीं रहेगा, ये G21 बन जाएगा। यह समिट इसलिए भी अलग है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस समिट को इंडिया का नहीं बल्कि भारत का समिट बना दिया है और इंडिया को अब वो वापस भारत बना रहे हैं और इस भारत से दुनिया का परिचय करा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब G20 के मंच पर देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा गया। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जहां बैठे हुए हैं यहां इंडिया नहीं लिखा है, यहां भारत लिखा है। और मैं तो आपसे भी आज ये कहूंगा कि आप भी अपने जीवन में ये बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए संविधान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए पार्लियामेंट में जाकर कोई नया कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी से जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो दिल से निकलने वाली आवाज है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने जीवन में और हमारे देश के जीवन में ये बदलाव किया है, अगर आप चाहें तो आप भी अपने जीवन में ये बदलाव कर सकते हैं, ला सकते हैं। और आपको अपने नाम के साथ या जब आप अपना पता लिखते हैं या जब आप अपनी कोई पहचान लिखते हैं, भारत लिखने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो अभी तक आप इंडिया लिखते होंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप भारत भी लिख सकते हैं और गर्व से कहिए कि आप भारतीय हैं, आप भारत के हैं। इसलिए पहले G20 या पहले इस तरह के जो भी अंतर्राष्ट्रीय समिट हुआ करते थे, उनमें देश के लिए इंडिया नाम का उपयोग ही हुआ करता था। अब देखिए, पुराना 2022 में जो बाली में समिट हुआ था, वहां प्रधानमंत्री मोदी के सामने लिखा हुआ है इंडिया। देखिए, ये इंडिया लिखा हुआ है। और आज जो है, जब भारत इस समिट की अध्यक्षता कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उन्होंने भारत लिखा है। इस समिट की अध्यक्षता भारत के उस नाम से हमने की है जो किसी जमाने में अंग्रेजों ने हमें यह नाम दिया था, इंडिया। और अब हम उस नाम को वापस इंडिया से भारत कर रहे हैं। हम अपने मूल नाम और अपनी मूल पहचान से इस समिट में हिस्सा ले रहे थे और आगे भी अब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच होंगे वहां हम भारत के नाम से जाने जाएंगे। दूसरा, आज हमने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और प्रतिनिधियों को हेलो छोड़कर नमस्ते करना भी सिखा दिया। आज सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत किया, तब ये मेहमान हेलो नहीं बल्कि नमस्ते भारत कह रहे थे। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल और इजिप्ट, सिंगापुर, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और यूरोपीय यूनियन की काउंसिल के प्रमुख ने भी प्रधानमंत्री मोदी को नमस्ते कहकर अभिवादन किया। और अब हमारा ये नमस्ते भी आज से ग्लोबल हो गया है। देखिए, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की महानिदेशक, Mr. Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, Mr. Lee Hsien Loong, Prime Minister of the Republic of Singapore, Mr. Anthony Albanese, the Prime Minister of Australia, Mr. Olaf Scholz, Chancellor of Germany, the Right Honourable Rishi Sunak, Prime Minister of the United Kingdom, Mrs. Nadia Calvino, First Vice President of the Government of Spain, तो देखिए, कोणार्क का चक्र पीछे है, लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का स्वागत कर रहे हैं और बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और कह रहे हैं नमस्ते इंडिया। क्या आपको गर्व महसूस नहीं हो रहा? क्या आपको यह नहीं लग रहा कि यही अमृतकाल है? और कितना बड़ा बदलाव देखते देखते आपको देखने को मिल रहा है। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत की संस्कृति का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर क्यों कहा जाता है। आज भारत मंडपम में G20 के राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत करने के लिए जिस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी खड़े थे, उसके पीछे ये कोणार्क चक्र की एक विशाल प्रतिकृति बनी हुई थी, जो भारत की हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति के वैभव का परिचय पूरी दुनिया से करा रही थी, हमारे विज्ञान का परिचय पूरी दुनिया को करा रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन
जब भारत मंडपम पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर उन्हें इस कोणार्क चक्र के बारे में बताया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी उन्हें खास तौर पर बता रहे हैं और मुझे यकीन है कि राष्ट्रपति बाइडेन को इस चक्र के बारे में पता नहीं होगा। भारतीय संस्कृति के बारे में, हमारे इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में उन्हें नहीं पता होगा। ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इस प्रतिकृति को देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से बड़े खास अंदाज में कहा कि आपकी तैयारियां बहुत शानदार हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोणार्क चक्र को देखने के बाद ऋषि सुनक ने किस तरह से इसे शानदार बताया। कोणार्क चक्र को काल चक्र यानी समय के पहिए का ही एक रूप माना जाता है। काल चक्र कहा जाता है, जो कलिंग साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। कलिंग भारत का वो साम्राज्य था जो आज उड़ीसा राज्य के रूप में जाना जाता है। इसलिए ये उड़ीसा के जो लोग हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें खास तौर पर हम बधाई देना चाहते हैं और वो आज खास तौर पर बड़े गौरवान्वित महसूस हो रहे होंगे। इसलिए उड़ीसा में रहने वाले हमारे दर्शकों के लिए खास तौर पर हमारा अभिनंदन। 13वीं शताब्दी के मध्य में जब इस कलिंग साम्राज्य के महाराजा नरसिंह देव प्रथम ने ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, तब इसी मंदिर में ऐसे 24 कोणार्क चक्र बनाए गए थे जो 24 पखवाड़ों का उल्लेख करते हैं। एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं और 24 पखवाड़ों में 12 महीने। इसलिए ये 24 कोणार्क चक्र एक पूरे वर्ष की गणना को खास रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ये सब कुछ हो रहा था, सोचिए, 13वीं शताब्दी में। कोणार्क 2 शब्दों से बना है, जिसमें कोण का अर्थ है कोना और अर्क का अर्थ है सूर्य, यानी सूर्य का वो कोना जहां ओडिशा का कोणार्क मंदिर सूर्य देवता के रथ में प्रस्तुत होता है। और इसमें कोणार्क चक्र इस रथ को समय की गति देने का काम करता है। ये भारत की वो संस्कृति है जिसे मुगलों के आक्रमण के बाद हमारे देश में भी भुला दिया गया था। और ओडिशा में बने कोणार्क चक्र ये जो था, ये अपना वजूद खोते जा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसे G20 के मंच पर लाकर भारत की उसी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को जीवित कर दिया है। और आज यहां बात सिर्फ कोणार्क चक्र की नहीं है। भारत मंडपम में जिस गैलरी से होते हुए दुनिया के ये बड़े बड़े नेता समिट हॉल तक पहुंचे, उसमें नटराज की एक विशाल प्रतिमा भी मौजूद थी और एक दीवार पर योग मुद्राओं को भी अंकित किया गया था। पूरी दुनिया में जहां G20 का लाइव प्रसारण हुआ, जहां जहां पर भी, वहां हर नेता के स्वागत के साथ ये योग मुद्राएं और नटराज की प्रतिमा के साथ भारत की सनातन संस्कृति ग्लोबल हो गई। और इसे ग्लोबल बनाने में प्रधानमंत्री मोदी की सोच का एक अलग स्टाइल साफ दिखाई दे रहा था। अब आज का एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। आज भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी एक करारा जवाब दिया है और एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव किया है, समझौता किया है, जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आज रात शायद चैन से सोने नहीं देगा। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों के साथ जोड़ेगा और इस समझौते को आज अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और मिडिल ईस्ट के कुल मिलाकर 8 देशों ने अपनी सहमति दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 अलग अलग कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिनमें पहले इकोनॉमिक कॉरिडोर को ईस्ट कॉरिडोर का नाम दिया गया है, जो भारत और अरब देशों को जोड़ेगा, और दूसरे कॉरिडोर को नॉर्दर्न कॉरिडोर का नाम दिया गया है, जो अरब देशों को यूरोप से कनेक्ट करेगा।
और इन देशों को जोड़ने के लिए सड़क और रेल मार्ग के साथ साथ सी रूट के लिए भी एक नया नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। यानी सड़क मार्ग बनेगा, रेल मार्ग बनेगा और समुद्र के रास्ते भी मार्ग बनेगा। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक जवाब माना जा रहा है, जिसकी मदद से चीन दक्षिण एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने का प्रयास करता रहा है कई वर्षों से। लेकिन अब भारत के इस प्रयास ने चीन को काफी परेशान किया है और चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए लिखा गया है कि यह प्रोजेक्ट विकास के लिए नहीं बल्कि चीन के खिलाफ नफरत की वजह से भारत ने बनाया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह इकोनॉमिक कॉरिडोर विकास के नए रास्ते खोलने का काम करेगा और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस समझौते के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future of presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. अब देखिए, इस समिट में आपकी जान बचाने के लिए भी एक समझौता हुआ है और यह समझौता है पृथ्वी को प्रदूषण से आजादी दिलाने का, जिसे ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का नाम दिया गया है। यह अलायंस भारत, अमेरिका, इटली, ब्राजील, बांग्लादेश और यूएई समेत कुल 11 देशों ने मिलकर बनाया है, जिसमें 2 देश ऑब्जर्वर देशों की भूमिका में हैं और ये हैं कनाडा और सिंगापुर। इसी साल फरवरी के महीने में भारत सरकार ने इस अलायंस को बनाने की घोषणा की थी और आज G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लॉन्च कर दिया। यह अलायंस दुनिया भर में बायोफ्यूल को वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने की संभावनाओं पर काम करेगा और इसका लक्ष्य है ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन के उत्सर्जन को कम करना, ताकि दुनिया को प्रदूषण से आजादी दिलाई जा सके। इसलिए आप अभी जैसे पेट्रोल और डीजल की गाड़ी चलाते हैं, अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने लगे हैं और ऐसे ही उससे जो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो होगा बायोफ्यूल्स का। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की है। सबसे पहले आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें अर्थव्यवस्था, रक्षा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बात हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषि सुनक को भारत की द्विपक्षीय यात्रा पर आने के लिए भी आमंत्रित किया है। इसके अलावा आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें दोनों नेताओं के बीच ग्लोबल साउथ की चुनौतियों पर चर्चा हुई और इसके अलावा दोनों नेताओं ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तकनीकी सहयोग और ऊर्जा संकट जैसे मुद्दों पर भी बात की है। इसके बाद इटली के प्रधानमंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री मोदी की हुई है और इटली ने भी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर में भारत का समर्थन किया है और इटली की प्रधानमंत्री ने G20 समिट के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे थे कि इस समय एक बहुत ही शानदार डिनर का आयोजन किया गया है और यह डिनर जो है भारत मंडपम में ही इस समय चल रहा है। देखिए, वहां से कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं और खास बात यह है कि इसमें भारतीय व्यंजन मेहमानों को खिलाए जाएंगे, लेकिन इस डिनर का अंत होगा पान के साथ। तो भारत की जो हॉस्पिटैलिटी है, भारत की जो मेहमान नवाजी है, वो तो वैसे ही पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, लेकिन
क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज दुनिया के ये बड़े बड़े नेता जो शायद अभी जानते भी नहीं होंगे कि पान क्या चीज है, आज उन्हें पान खिलाया जाएगा, यानी इस डिनर का जो अंत होगा वो पान के साथ होगा। और आपको यह भी बता देते हैं कि आज के डिनर में क्या क्या इन मेहमानों को खिलाया जा रहा है। कोशिश ये की गई है कि भारत के हर राज्य, हर कुजीन को उनके सामने पेश किया जाए और भारतीय व्यंजनों से उनका परिचय कराया जाए। तो देखिए, ये शुरुआती व्यंजन है, उनके नाम भी बड़े दिलचस्प रखे गए हैं। ये मेन कोर्स है। अब बस आप पढ़ते जाइए और हो सकता है आपके मुंह में भी पानी आ जाए। अब यहां तो आप नहीं खा पाएंगे क्योंकि यहां आपको आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन आप चाहें तो अपने घर पर आने वाले समय में ये सारे जो व्यंजन हैं इन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। और आपको चलते चलते ये बता देते हैं कि कल G20 समिट के दूसरे दिन क्या क्या होने वाला है। कल सुबह 8:15 पर G20 में शामिल होने आए सभी नेता राजघाट जाएंगे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और वहां पर शांति की जो दीवार है उस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उन्हें महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन भी कल सुनाए जाएंगे। सुबह 9:20 पर ये लोग भारत मंडपम के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर 10:30 बजे इस समिट का तीसरा और आखिरी सेशन शुरू होगा, जिसे वन फ्यूचर का नाम दिया गया है, यानी पूरे विश्व का जो भविष्य है वो भी एक ही है। इससे पहले आज समिट के दौरान शुरू में वन अर्थ नाम का सेशन हुआ था, फिर वन फैमिली के नाम से सेशन जो सत्र था उसकी बैठक हुई थी और कल होगा वन फ्यूचर। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि ये G20 समिट जो है ये ऐतिहासिक है, ये अभूतपूर्व है और इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो भारत ने अचीवमेंट के तौर पर वो सब कुछ कर लिया जो भारत चाहता था, भारत ने जो एजेंडा सेट किया था वो सारे देशों ने माना। यूक्रेन जैसे जो मुश्किल विषय थे उन पर भी भारत ने सबको मना लिया। अफ्रीकन यूनियन जैसे जो इतने सारे देश हैं उनको G20 में भारत ने एंट्री दिला दी। ये बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। आयोजन के हिसाब से अगर आप देखें तो ये आयोजन वर्ल्ड क्लास था। हॉस्पिटैलिटी अगर आप देखें, मेहमान नवाजी देखें, वर्ल्ड क्लास। ऐसी मेहमान नवाजी ये जो जितने नेता आए हैं ना तो इनकी इससे पहले हुई होगी और ना ही कभी आगे होगी। हमेशा यादगार दिन इनके जीवन में आज का ये रहने वाला है। लेकिन अगर आप भारत के लिहाज से सोचें तो आप ये समझ लीजिए कि अंग्रेजों ने भारत को पहले इंडिया बना दिया था, लेकिन आज से प्रधानमंत्री मोदी ने उस इंडिया को वापस भारत बना दिया है। और आज दुनिया के इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े बड़े नेताओं के सामने, राजनीति के सुपरस्टार्स के सामने आज जो भारत का परिचय हुआ है, जो भारत की संस्कृति का परिचय हुआ है, भारत के तौर तरीकों का परिचय हुआ है, हमारी धरोहर का परिचय हुआ है, ये अभूतपूर्व है। इसलिए आज के दिन को आप भारत के सूर्योदय का भी दिन मान सकते हैं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखें, जैसे हर रास्ते पर कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होती है, वैसे ही हर परेशानी से निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। नमस्कार।